नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। आपके निवेश से जुड़े दो जरूरी सवाल, एक तो पैसा कहां लगाएं और दूसरा सवाल टैक्स कैसे बचाएं। और आज दोनों ही सवालों के जवाब हम अपने शो में तलाशने वाले हैं। शो में आज बात होगी अनिश्चित बाजार में अगर आपको नया पैसा कहीं पर लगाना है तो कहां पर निवेश का मौका आपके लिए इस उथल पुथल भरे माहौल में बन रहा है। वहीं शो में इस पर भी आज चर्चा होगी, टैक्स से जुड़ी हुई या इनकम टैक्स रिटर्न से जुड़ी हुई आपको कोई टेंशन या फिर कोई कंफ्यूजन है तो उसको आज हम दूर करेंगे। दोनों ही इन टॉपिक्स पर बात करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। सबसे पहले परिचय करा देते हैं। धवल कपाड़िया हमारे साथ हैं, ये हैं डायरेक्टर मैनेज पोर्टफोलियो मॉर्निंग स्टार। और हमारे साथ है सुनील गर्ग, ये हैं टैक्स एक्सपर्ट। धवल और सुनील जी दोनों का स्वागत करते हैं हम आज के इस खास पेशकश में। और सबसे पहले क्योंकि बाजार में कोहराम बचा हुआ है और जिस तरीके से वैश्विक स्तर पर भी और घरेलू बाजार में इस रूस और यूक्रेन के वॉर के चलते काफी उथल पुथल बची हुई है, निवेशकों को अगर नया पैसा लगाना है तो कहां पर लगाने की जरूरत है। चर्चा की शुरुआत धवल मैं आपसे करूंगी। और जितने भी अभी हमने सिचुएशन देखी है रूस और यूक्रेन के वॉर को देखते हुए, कई ऐसे निवेशक होंगे जिनके लिए उनके निवेश के साइकिल में पहला जियोपॉलिटिकल टेंशन है। शायद उनको ये मालूम नहीं चल पा रहा है कि अभी अपने निवेश को कैसे बचाएं या फिर नया पैसा कहां लगाएं। आप थोड़ा अगर हमें पिछले कुछ इवेंट्स का एग्जाम्पल देकर समझाएं कि अभी निवेशकों को डरने की जरूरत क्यों नहीं है और ये जो इस तरीके के जियोपॉलिटिकल टेंशंस होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, वो शायद बहुत देर तक किसी के पोर्टफोलियो पर उतना असर न डालें। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बहुत जरूरी बात है समझने के लिए कि काफी बार ये जो जियोपॉलिटिकल इवेंट्स होते हैं और उससे शॉर्ट टर्म पीरियड में काफी इम्पैक्ट होता है मार्केट में। जैसे अभी भी हम फिलहाल देख रहे हैं कि इंडिया में भी और ग्लोबल मार्केट्स में भी मार्केट काफी वोलेटाइल रहे हैं पिछले 2-3 हफ्ते में। लेकिन अब जब हिस्ट्री में हम देखते हैं जो पिछले 15-20 साल में जो जियोपॉलिटिकल इवेंट्स हुए हैं, जैसे इनफैक्ट एक इवेंट जो 2014 में जब रशिया ने पहले क्रीमिया को अटैक किया था वहां पे यूरोप में, जैसे अभी यूक्रेन को कर रहे हैं। फिर उसके अलावा 9/11 का जो पीरियड था 2001 में जब टेररिस्ट अटैक्स यूएस में हुए थे, उसके अलावा फिर लिबियन सिविल वॉर वगैरह, ऐसे काफी सारे इवेंट्स हैं। तो जो हमने एनालिसिस किया है जो पिछले 15-20 साल में जो मेजर इवेंट्स ऐसे जियोपॉलिटिकल इवेंट जिसे हम कहते हैं हुए हैं, उसके 6 महीने या 1 साल बाद मार्केट्स नॉर्मली रिकवर हुए हैं। सिर्फ एक इवेंट इसमें से छोड़ के जो 9/11 जो यूएस में टेररिस्ट अटैक्स हुए थे उसमें 1 साल के बाद मार्केट नेगेटिव था। लेकिन बाकी के जो कम से कम 6 या 7 ऐसे मेजर इवेंट्स थे मिडल ईस्ट में वगैरह, जो दूसरे मैंने 2-3 इवेंट्स बताए, उसके 6 महीने या 1 साल के बाद मार्केट्स पॉजिटिव थे। तो कहने का ये मतलब है कि आप जैसे इन्वेस्टर्स को अभी पैनिक नहीं करना चाहिए कि भाई मार्केट्स ऑफकोर्स नीचे आ रहे हैं, तो मेरे हिसाब से तो अभी सेल नहीं करना चाहिए कुछ भी या एग्जिट नहीं करना चाहिए। अनलेस यू हैव लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट आपकी है तो बात अलग है, बट अदरवाइज आप थोड़े डटे रहेंगे या थोड़े आप मेंटेन रखेंगे इन्वेस्टमेंट्स तो वो बेहतर है। जैसे मैंने कहा जो प्रीवियस इंसिडेंट्स के हिसाब से नॉर्मली हम देखते हैं कि 6 या 12 महीने के अंदर अंदर मार्केट्स रिकवर हो जाते हैं। तो कुछ पिछले जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं या जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं उसके उन जियोपॉलिटिकल टेंशंस के 3 महीने बाद, 6 महीने बाद या 1 साल के बाद का S&P इंडेक्स का डेटा आप सबके सामने है। तो लगभग 6 महीने या 1 साल तक कितना इम्पैक्ट S&P में खास तौर पर देखा गया, इसके जरिए एक छोटा इंडिकेशन देने की कोशिश यहाँ पर धवल की भी रही है, बताने के लिए कि लॉन्ग टर्म में ऐसे जियोपॉलिटिकल कंडीशंस आपके निवेश पर ज्यादा असर नहीं डालने चाहिए, लेकिन फिर भी स्ट्रैटेजी आपको तो बनानी पड़ेगी। तो अभी कई ऐसे निवेशक हैं धवल जो हमें देख रहे हैं, वो नया पैसा निवेश करना चाहता है। हमें मालूम है नया फाइनेंशियल ईयर भी शुरू होने वाला है और लोग चाहते हैं कि नए फाइनेंशियल ईयर में नए निवेश की शुरुआत करें। तो नया पैसा किसी को लगाना है, एक मुश्त किसी के पास पैसा है, मानिए 5 लाख रुपए लगाने हैं किसी को या 1 लाख रुपए ही अगर सही लगाने हो, तो स्ट्रैटेजी नया पैसा लगाने की क्या हो और क्या कोई कैटेगरी आप सजेस्ट करना चाहेंगे जहां पर अभी निवेश किया जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। तो एक तो जो स्ट्रेटेजी की बात हम कर रहे हैं, तो अभी हम देखेंगे कि मार्केट्स जो
आज भी ऑफ कोर्स 2.5-3% का करेक्शन आया है मार्केट में। और हम जब ब्रॉडर मार्केट्स देखते हैं जैसे लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप, करीबन 15 से 17-18 तक परसेंटेज का प्रतिशत का करेक्शन आया है, जो पीक लेवल से मार्केट्स उतने करेक्ट हुए हैं। और ये करेक्शन के जो करेक्शन हुआ है उससे जो वैल्यूएशंस थे, वो जो थोड़े वैल्यूएशंस फेयर वैल्यू के ऊपर थे, मतलब मार्केट्स थोड़े महंगे एक्सपेंसिव लग रहे थे अभी कुछ ही महीने पहले, अभी वो जो फेयर जो वो एक्सपेंसिव टेरिटरी से थोड़े नीचे आके अभी फेयर वैल्यू के आसपास है। अभी भी फिलहाल मार्केट्स अभी भी थोड़े एक्सपेंसिव है। आप अगले 1 या 2 साल के अर्निंग्स के हिसाब से देखेंगे, जैसे हम पी रेशियोज वगैरह जो देखते हैं उसके मुताबिक मार्केट्स थोड़े अभी फिलहाल भी एक्सपेंसिव है। तो मैं ये कहूंगा कि जैसे आपके पास फ्रेश इन्वेस्टमेंट करने के लिए कुछ फंड्स है तो आप उसको स्टैगर कर सकते हैं। अब एक साथ में निवेश ना करें तो बेहतर है, क्योंकि मार्केट में थोड़ी वॉलेटिलिटी या उतार चढ़ाव वगैरह थोड़ा बना रहेगा। तो वो हिसाब से आप समझ लीजिए शुरुआती में अब 20 से 30% आप फिलहाल इन्वेस्ट कर सकते हैं मार्केट में। इनफैक्ट इवन गोइंग अप टू 25-30% तक आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जो बाकी का जो आपका अमाउंट है, ये मैं समझ रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से है, जो आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, मैं वो हिसाब से सजेस्ट कर रहा हूँ। तो जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट है वो फिर आप अगले 3 या 4 महीने के अंदर एसटीपी या स्टैगर्ड रूट के हिसाब से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और समझ लीजिए वीकली एसटीपी भी आप कर सकते हैं, जिसमें हर हफ्ते एक छोटा प्रतिशत उसमें मार्केट में जो भी आप फंड सिलेक्ट करें उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं मार्केट में। तो मेरे हिसाब से ये आप स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। बहुत लंबी एसटीपी अभी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि मार्केट्स अभी गिरे हैं और वोलेटाइल है। तो एसटीपी का जो आइडिया है या सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट का जो आइडिया है कि मार्केट जब भी वोलेटाइल हो या और थोड़ा करेक्शन आए तो उसमें हम थोड़ा ज्यादा निवेश कर सके। तो इस हिसाब से जो एसटीपी का टेन्योर या पीरियड जो है वो थोड़ा कम रखे, वो भी बेहतर होगा। तो अभी इस मौजूदा स्थिति से घबराने की जरूरत नहीं है, निवेश रोकने की जरूरत नहीं है, बस स्ट्रैटेजी बनाने और स्ट्रैटेजी बदलने की जरूरत है। बहुत धन्यवाद धवल, आप हमारे साथ इस खास सेगमेंट में शामिल हुए और बताया कि अभी मौजूदा बाजार में निवेशकों को क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। एक बार फिर से थैंक यू वेरी मच। तो चलिए, ये तो निवेश करने की बात हुई, अब थोड़ा सा टैक्स भी बचा लेते हैं। और इनकम टैक्स रिटर्न से जुड़ी हुई कई कंफ्यूजन लोगों के मन में है, और क्योंकि तारीख पे तारीख इतनी ज्यादा आगे बढ़ी रिटर्न को लेकर, लोग कंफ्यूज है कि कौन सी तारीख अब किसके लिए है। चलिए इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं। सुनील गर्ग, टैक्स एक्सपर्ट का रुख कर लेते हैं। सुनील जी, यही अब लोग पूछ रहे हैं बार बार लगातार कि रिटर्न भरने की आखिरी तारीख है कौन सी। 15 मार्च एक तारीख हमें मालूम है, 31 दिसंबर एक तारीख निकल गई, वो किन के लिए थी, तो ये 15 मार्च किन के लिए है? देखिए स्वाति, आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये जो मार्च का महीना है और इस महीने में होली भी है, लेकिन बड़ा पेक्यूलियर महीना इस बार इनकम टैक्स की रिटर्न्स के लिए हो गया है। 15 मार्च को ओरिजिनल रिटर्न भी जा रही है, यानी जिनकी कुछ ड्यू डेट है, मैं बताता हूँ किसकी। बिलेटेड रिटर्न भी जा रही है, यानी जो लेट नहीं भर पाए लोग उनकी भी जा रही है, और रिवाइज रिटर्न भी जा रही है। यानी 15 मार्च को तीनों का ही महोत्सव होगा। देखिए, सरकार ने टैक्स ऑडिट वाले केसों की डेट बढ़ा दी थी। जिनके भी फर्म के टैक्स ऑडिट होते हैं या कंपनी के ऑडिट होते हैं, उनके लिए रिटर्न भरने की लास्ट डेट 15 मार्च है। बड़े मजे की बात एक और है कि जो पार्टनर्स हैं, ऐसी फर्मों के पार्टनर्स जिनका टैक्स ऑडिट हुआ है, उनकी तो ड्यू डेट 15 मार्च है। लेकिन अगर आप ऐसी फर्म में पार्टनर है जिनका टैक्स ऑडिट नहीं हुआ, तो आपकी ड्यू डेट 31 दिसंबर थी, जो निकल चुकी है। इसी तरह से एक कंपनी जिसका टैक्स ऑडिट होता है, उसकी तो ड्यू डेट 15 मार्च है, कंपनी की रिटर्न के लिए है, पर वो लेकिन डायरेक्टर की रिटर्न के लिए 31 दिसंबर ही था। तो अभी आपकी जो ड्यू डेट है 15 मार्च की, वो केवल कंपनी असेसी के लिए है, फर्म के लिए है, और ऐसे पार्टनर जो उन फर्मों में है जिनका टैक्स ऑडिट होता है, उनके लिए है। और जहां तक 31 मार्च की आपने बात की है, 31 मार्च है बिलेटेड रिटर्न भरने की ड्यू डेट। यानी अगर आप रिटर्न नहीं भर पाए हो 31 दिसंबर को इंडिविजुअल के केस में या और किसी भी केस में, तो आप 31 मार्च तक रिटर्न भर पाएंगे। और ध्यान रखिए, अगर आपने 31 मार्च तक रिटर्न फाइल नहीं की, तो आप उस रिटर्न को कभी भी फाइल नहीं कर पाएंगे, नेवर इन द लाइफ।
अब सुनील जी, रिटर्न के भी कितने सारे नाम हो गए। पहले इनकम टैक्स रिटर्न था, अब बिलेटेड रिटर्न भी जुड़ गया, अब रिवाइज रिटर्न भी जुड़ गया है। बहुत सारे प्रीफिक्सेस रिटर्न के साथ जुड़ गए, इसलिए शायद लोगों के मन में कंफ्यूजन है। लेकिन ये तो टैक्स पेयर्स की सुविधा के लिए ही अलग अलग प्रावधान दिए गए हैं। तो आपने बोला बिलेटेड रिटर्न भरने की जो अंतिम तारीख है 31 मार्च 2022 है, जिसके बाद वो रिटर्न आप कभी नहीं भर पाएंगे। अब ये तो सिर्फ लोगों के लिए इतना आसान शायद हो नहीं सकता होगा, इसके साथ कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भी जुड़ी होंगी, मतलब पेनल्टी या ब्याज। बिल्कुल स्वाति, अगर आप बिलेटेड रिटर्न भर रहे हैं, यानी अगर आपने 31 दिसंबर को आपकी ड्यू डेट खत्म हो गई है और आप उस रिटर्न को भरना चाहते हैं, तो सरकार ने एक मौका दिया है, 31 मार्च तक आप भर दीजिए। लेकिन आपको दो नुकसान होते हैं उसमें। पहला नुकसान तो ये होता है कि आपको उस पर फीस देनी होती है, एक लेट फीस है 5,000 रुपए तक की, वो आपको देनी है। और दूसरा नुकसान ये है कि आपको इंटरेस्ट देना होता है, ब्याज। धारा 234A, B और C, ये तीनों का ब्याज आपको देना होगा, आप बिलेटेड रिटर्न भर पाएंगे। पर एक बात और नुकसान होता है, जो लोग बिलेटेड रिटर्न भरते हैं, देखिए आपको पता होगा हमारे इनकम टैक्स में बहुत सारी छूटें मिलती हैं और लॉस को हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं। लेकिन जब आप रिटर्न को बिलेटेड कर देते हैं, आप रिटर्न को ड्यू डेट पर नहीं भरते हैं, तो आपका लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है। ये आपको ध्यान रखने वाली बात है, अगले साल में उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलता। ओके, ये बात आपने बहुत इंपॉर्टेंट कही, बिलेटेड रिटर्न से जुड़ी हुई। अब हम रिवाइज रिटर्न की तरफ आते हैं। ये तो बिलेटेड रिटर्न था, अब रिवाइज रिटर्न है। आप पहले बोलिए कि रिवाइज रिटर्न, इसमें क्या छूट है, क्या प्रावधान है, और रिवाइज रिटर्न भरते समय किन बातों का रखना है ख्याल। देखिए स्वाति, रिवाइज रिटर्न का मतलब है केवल उन्हीं लोगों को ये सुविधा है जो पहले रिटर्न भर चुके हैं। यानी आप एक रिटर्न भर चुके हैं अपनी दिसंबर के महीने में, या उससे पहले आप भर चुके थे, तो आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। रिवाइज का मतलब है आपको लगा कि मैं कोई इनकम को लेना भूल गया हूं, कोई मैंने टैक्स की कैलकुलेशन में गलती कर दी है, या मुझको कोई डिडक्शन मिलनी थी, मुझे कोई छूट मिलनी थी, मुझे कोई ATG की छूट मिलनी थी, मुझे हाउसिंग लोन के इंटरेस्ट की छूट मिलनी थी, और मैं गलती से भूल गया, तो आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। यानी अपनी पुरानी रिटर्न को ही आप रिवाइज कर रहे हैं। और एक बात जो टेक्निकल बात है, जो लोग गलती करते हैं बहुत अक्सर, जब आप रिटर्न रिवाइज करें तो रिटर्न को रिवाइज कॉलम को टिक करें, तो ये माना जाएगा कि आप पुरानी रिटर्न को ही रिवाइज कर रहे हैं। लेकिन अगर आपने गलती कर दी और आपने रिवाइज कॉलम को टिक नहीं किया, तो आपकी बिलेटेड रिटर्न हो जाती है। बिलेटेड, उसमें आपको फीस भी लगती है, और जैसे मैंने बताया कि आपको लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होता। लेकिन अगर आप रिवाइज रिटर्न भर रहे हैं, यानी पुरानी रिटर्न को ही रिवाइज कर रहे हैं, तो आपको लेट फीस भी नहीं लगती है और आपको सारे बेनिफिट इंटैक्ट रहते हैं। हाँ, ब्याज आपको देना पड़ता है। एक बात तो ये, और दूसरी बात स्वाति बड़ी महत्वपूर्ण है, पहले बिलेटेड रिटर्न को आप रिवाइज नहीं कर सकते थे। यानी आपने अगर ड्यू डेट के बाद रिटर्न फाइल की, तो आप उसको रिवाइज नहीं कर सकते थे, पहले ये नियम था। जैसे इस बार ड्यू डेट थी 31 दिसंबर, और मान लीजिए आपने रिटर्न, पहली रिटर्न, ओरिजिनल रिटर्न भी जनवरी में भरी थी मान लीजिए। अब सरकार ने नियम में परिवर्तन कर दिया पिछले 3 साल पहले, कि आप बिलेटेड रिटर्न को भी रिवाइज कर सकते हैं। तो ये अच्छा काम किया सरकार ने कि आप उसको रिवाइज कर दीजिए, और जितनी बार आपका मन करे उतनी रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन आपको रिवीजन करते वक्त एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि आप अपना फॉर्म 26AS को जरूर चेक कर लीजिए, और जो नया एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट आई है अब, और टैक्स इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट जो आई है, आप उसको मैच कर लीजिए। ऐसा ना हो कि आपने रिवाइज भी किया और फिर भी आपसे कुछ छूट, कुछ भूल रह गई हो। तो रिवाइज करते वक्त आपको बड़ा ध्यान से रिवाइज करना है रिटर्न को। अगर आपने कोई गलती कर दी तो कई बार आपको पेनल्टी भी लग जाती है, और कई बार आपका रिफंड भी खत्म हो जाता है। यार की कंफ्यूजन का हर सोल्यूशन हम जान रहे हैं। सुनील गर्ग, टैक्स एक्सपर्ट, हमारे साथ है। सुनील जी, क्योंकि अब से कुछ देर पहले हम रिवाइज रिटर्न की बात कर रहे थे, और आपने बताया कि जब रिवाइज रिटर्न भरें तो आप अपना AIS यानी एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम जरूर चेक करें, क्योंकि काफी लोग हमसे सवाल पूछ रहे हैं कि रिवाइज रिटर्न भरने के लिए एनुअल इंफॉर्मेशन जो स्टेटमेंट है वो तो देख लें, क्या 26AS भी मिलाना जरूरी है, या दोनों देखना जरूरी है, एक से काम चल जाएगा? क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है अभी लोगों के मन में। देखिए स्वाति, पहले हमारे पास 26AS एक फॉर्म हुआ करता था, जिसमें आपकी टैक्स की इंफॉर्मेशन हुआ करती थी कि आपका टैक्स किस किसने काटा है, किस पैन नंबर से काटा गया है, किस किस अकाउंट में काटा गया है।
उसका ही विस्तृत रूप है AIS और TIS। AIS के दो पार्ट होते हैं। एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम में पहला जो पार्ट है उसमें आपकी इनकम के बारे में बताया जाता है कि आपको कहां से म्यूचुअल फंड से कितनी इनकम आई है, आपको ब्याज की कितनी इनकम आई है, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी बेची है तो वो कौन सी बेची है। और उसी के नीचे होता है टैक्स इंफॉर्मेशन सिस्टम TIS, जिसमें आपके टैक्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी होती है। क्योंकि सरकार ने अभी AIS को मैंडेटरी नहीं किया है, तो अभी आपको 26AS भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और TIS भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी आपको सलाह दी जाती है कि आप TIS भी देखिए और 26AS भी देखिए, क्योंकि 26AS की इंफॉर्मेशन इसमें TIS में भी इनकॉर्पोरेटेड है, लेकिन आपको देख लेना चाहिए। तो इंफॉर्मेशन जो बेसिकली कॉम्प्रिहेंसिव वो AIS में है, कंपैरेटिवली नया है, तो 26AS या TIS आप देख सकते हैं। इन बातों का आपको ख्याल रखना है। अब इम्पॉर्टेंट है डिफेक्टिव रिटर्न, मतलब कुछ गलती हो गई रिटर्न भरने में, और रिफंड की जो प्रक्रिया है बेसिकली, रिफंड की प्रक्रिया में अगर कोई गलती हो जाती है, या आपको जब रिफंड आ रहा हो या उसमें कुछ प्रॉब्लम है, तो वो आसानी से दुरुस्त किया जा सकता है। स्वाति, इस पे भी एक बात को बहुत ध्यान रखना चाहिए। अपना बड़ा रेलिवेंट आपने बात पूछी है। देखिए, डिफेक्टिव रिटर्न और रिवाइज रिटर्न दोनों में बहुत फर्क है। रिवाइज रिटर्न आप खुद भरते हैं, बिलेटेड रिटर्न भी आप खुद ही भरते हैं, लेकिन डिफेक्टिव रिटर्न डिपार्टमेंट करता है, आयकर विभाग करता है डिफेक्टिव रिटर्न। और जो डिफेक्टिव होती है रिटर्न, वो टेक्निकल कारण से होती है। हमेशा टैक्स की कैलकुलेशन से कभी डिफेक्टिव नहीं होती है। उसके लिए तो आपको इंटीमेशन आती है 143(1) में। अगर आपका रिफंड कम बनता है या आपका टैक्स बनता है तो आपको 143(1) में इंटीमेशन आती है डिपार्टमेंट की तरफ से। लेकिन अगर आपने कोई कॉलम भरना भूल गए, कोई आपने टैक्स का चालान लगाना भूल गए, आपने कोई एनेक्शर था, कोई जैसे टैक्स ऑडिट रिपोर्ट लगती है, या कोई और इंफॉर्मेशन आप देना भूल गए, अपने बैंक की डिटेल देना भूल गए, उसको कहते हैं डिफेक्टिव रिटर्न। और धारा है 139 सबसेक्शन 9 139(9). तो डिफेक्टिव रिटर्न का डिफेक्ट दूर करना बहुत जरूरी होता है। अगर आपको विभाग डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस देता है तो साथ में 15 दिन का टाइम देता है, केवल 15 दिन। आपको 15 दिन में उस डिफेक्ट को दूर करना होता है। और स्वाति, अगर आपने उस डिफेक्ट को दूर नहीं किया तो ये डिपार्टमेंट मान लेता है, आयकर विभाग मान लेता है कि वो रिटर्न इनवैलिड है, आपने वो रिटर्न कभी भरी ही नहीं है, उसके एग्जिस्टेंस को ही नकार देता है डिपार्टमेंट। इसलिए ध्यान रखिए, रिटर्न भरने के बाद में आप सो मत जाना। रिटर्न भरने के बाद में अपने पोर्टल पे जाना है, लॉगिन करना है और देखिए कहीं डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस तो नहीं है। अगर डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस है, उस डिफेक्ट को दूर कीजिए। अगर आपको इंटीमेशन आई हुई है 143(1) में कि आपकी कोई डिमांड निकली हुई है या आपका रिफंड कम आया है, तो उसको दूर कीजिए, उसका जवाब देना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। अब डिफेक्टिव रिटर्न की बात हुई, अब अपडेटेड रिटर्न की बात करते हैं, क्योंकि ये चर्चा हुई बजट 2022 में कि आप 2 साल पुराने रिटर्न भी भर सकते हैं। अब इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी कि 2 साल पुराने रिटर्न भरने पर सरकार ने रियायत दी, और ये रियायत जिन कंडीशंस के साथ है वो भी समझाइए। देखिए स्वाति, सरकार ने ये बड़ा वेलकम स्टेप उठाया है। जैसे कि प्रोग्राम के शुरू में मैंने कहा था कि अगर आप 31 मार्च 2022 तक वित्त वर्ष 20-21 की रिटर्न नहीं भर पाए तो आप उसको कभी भी नहीं भर पाओगे। पहले क्या नियम था कि अगर आपका मान लीजिए वित्त वर्ष खत्म हुआ 31 मार्च 2021 को, तो आप विद इन द असेसमेंट ईयर, यानी 1 साल के अंदर अंदर आप चाहे ओरिजिनल रिटर्न भर लीजिए, बिलेटेड कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। 31 मार्च के बाद में आपको वो ऑप्शन खत्म हो जाती थी। अगर आप किसी भी कारण से रिटर्न भरना भूल गए तो सरकार के पास एक ही ऑप्शन था कि वो आपको नोटिस दे, आयकर विभाग, या तो धारा 148 में दे या 142 में दे, और आपकी असेसमेंट करे। असेसमेंट करते थे तो उस पर आपको टैक्स, पेनल्टी, प्रोसिक्यूशन, बड़े झगड़े थे, ब्याज भी लगता था, पेनल्टी भी लगती थी और टैक्स भी देना पड़ता था। सरकार ने उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है और एक नया नाम दिया, अपडेटेड रिटर्न। अब आपको एक सहूलियत दे दी है कि वो रिटर्न आप 2 साल बाद तक भी भर सकते हैं। कहने का मतलब, अगर वित्त वर्ष है 21-22 जो भी चल रहा है, तो उसकी पहले रिटर्न भरने का टाइम था ओरिजिनल या रिवाइज या बिलेटेड 31 मार्च 2023, लेकिन अब वित्त वर्ष 21-22 की रिटर्न आप 31 मार्च 2025 तक भी भर पाएंगे। पर सरकार जब कोई सहूलियत देती है तो आसानी से नहीं देती है, साथ में कोई ना कोई राइडर, कोई ना कोई कंडीशन जरूर लगाती है।
तो सर मैडम वित्त मंत्री ने एक कंडीशन लगा दी है कि 31 मार्च 23 तक भरोगे आप उस रिटर्न को, तो आप जो नॉर्मल प्रोविजंस हैं जो पहले थे वही लगेंगे। लेकिन अगर 31 मार्च 23 से और 31 मार्च 24 तक यानी 12 महीने लेट करोगे रिटर्न को, अपडेटेड रिटर्न बनाओगे, तो आपको 25% एडिशनल टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन एडिशनल टैक्स की डेफिनेशन क्या है? एडिशनल टैक्स खाली टैक्स नहीं है स्वाति, उसमें टैक्स भी है और उसमें ब्याज भी है। और अगर आप 1 साल के बाद भरते हैं यानी 24 महीने तक भरते हैं तो 50% एडिशनल टैक्स। मान लीजिए आपका टैक्स बनता है 5 लाख रुपए, तो 2.5 लाख आपको और देना पड़ेगा, यानी 7.5 लाख आपको टोटल देना पड़ेगा इंक्लूडिंग योर इंटरेस्ट। तो अब आप पूछेंगे कि इसका फायदा क्या है? टैक्स जमा करना होगा सुनील जी। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, समय थोड़ा कम है इसलिए शो के अंत में मैं बस आपसे पूछना चाहती हूँ, रिटर्न न भरने पर नोटिस आना तो तय है? बिल्कुल तय है जी। आज की डेट में अगर आप रिटर्न नहीं भरेंगे तो आपको नोटिस आएगा। और अगर आप रिटर्न से चूक गए स्वाति, तो डिपार्टमेंट के पास में एक ही ऑप्शन होती है, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करना। अगर आपने नोटिस का जवाब नहीं दिया तो जो इंफॉर्मेशन आप उनके पास होगी उसी के हिसाब से आपकी असेसमेंट कर देते हैं और आपको टैक्स, पेनल्टी और इंटरेस्ट तीनों चार्ज कर लेते हैं। जी बहुत धन्यवाद सुनील जी, आपने रिटर्न के अलग अलग जो नाम अब हमारे सामने हैं उन पर चर्चा की। अब बिलेटेड रिटर्न, अपडेटेड रिटर्न, रिवाइज रिटर्न, डिफेक्टिव रिटर्न, ये सब का समझना लोगों के लिए, टैक्स पेयर्स के लिए बेहद जरूरी है। बहुत धन्यवाद आपका। मनी गुरु में आज के लिए बस इतना ही, रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए सी बिजनेस।